हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्शिलिंग जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं एसोफेजाइटिस के बारे में। एसोफेगस होता है फूड पाइप यानी कि खाने वाली पाइप, जो कि खाने को गले से पेट तक लेकर जाती है। जब इस फूड पाइप में इरिटेशन होती है, स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन होती है, तो उसको एसोफेजाइटिस कहा जाता है, मतलब खाने वाली पाइप की सूजन। अब इरिटेशन का मतलब होता है चिड़चिड़ापन। अगर मान लीजिए कि कभी हम उदास बैठे हैं, बहुत ही चिड़चिड़े होकर बैठे हैं, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, और उस टाइम पे अगर हमें कोई बुलाता है तो हम एकदम चिड़चिड़े होकर जवाब देते हैं क्या बात है। लेकिन अगर हम बिल्कुल खुश बैठे हैं, शांत हैं, तो हम बिल्कुल प्यार से जवाब देते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारी जो खाने वाली पाइप है उस पर भी जब बार बार कोई डैमेज होता है तो वो भी इरिटेट हो जाती है, और इरिटेट होकर वो चिल्लाती है। चिल्लाने का मतलब कि लक्षण देती है। जब खाने वाली पाइप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगी तो सिम्टम आएंगे, लक्षण आएंगे, जैसे कि छाती में जलन, छाती में दर्द, उल्टी का मन, खाना निगलने में दिक्कत, निकलते समय दर्द। तो इस सब का मतलब क्या है कि आपकी जो खाने वाली पाइप है वो इरिटेट है, और इरिटेट होने की वजह से वो चिल्ला रही है, जिससे कि लक्षण आ रहे हैं। और लक्षण आएंगे तो आप देखेंगे कि क्यों हो रही है इरिटेशन इसोफेगस में। और इसके अलावा स्वेलिंग स्वेलिंग को तो हम पता ही है कि सूजन कहा जाता है आम भाषा में। और इन्फ्लेमेशन जो होता है वो हमारी बॉडी का प्रोसेस होता है, ताकि हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचे। जिसकी वजह से नुकसान हुआ है उसको बॉडी से ख़त्म करना, उसको डिस्ट्रॉय करना, और उसकी वजह से जो भी नुकसान हमारी बॉडी में हुआ है उसको रिपेयर करना, उसको हील करना। तो ये सारा जो होता है एक सेल्स का और हमारी ब्लड वेसल्स का एक प्रोसेस होता है, जो केमिकल्स के थ्रू होता है, उसी को इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। जब भी बॉडी में कोई भी टिश्यू, कोई भी सेल डैमेज होता है, डिस्ट्रक्ट होता है, हार्मफुल है बॉडी के लिए, तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें जो है स्वेलिंग का, इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन होने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहला जो है इसोफेगस, जैसे कि मैंने बताया कि खाने को गले से पेट तक लेकर जाने का काम करती है। तो खाने में हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो बार बार इसोफेगस को इरिटेट करती हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो बहुत लंबे तक मेडिसिन खाते रहते हैं कोई, जैसे कि एंटीबायोटिक्स है या पेन किलर है, या कुछ लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, विटामिन सी है, आयरन है। ये सप्लीमेंट्स है, ये जो ड्रग्स होती हैं, ये आपकी जो खाने वाली पाइप है वहाँ पर इरिटेशन क्रिएट करती हैं। या फिर जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल भी जो है इसोफेगस के अंदर लाइनिंग को डिस्ट्रक्ट करती है, डैमेज करती है। इसके अलावा जैसे कई बार पेशेंट्स होते हैं जो मुंह से कुछ भी खा या पी नहीं पाते, तो डॉक्टर्स क्या है कि नाक के थ्रू एक पाइप डालते हैं, है ना, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, जिसकी वजह से खाना जो है नाक से उस पाइप के थ्रू पेट में जाता है। तो कई बार इस पाइप की वजह से जो है अंदर इंजरी हो जाती है फूड पाइप में, इसोफेगस में। खाने में जो जैसे कि स्मोकिंग है, या फिर जैसे सिगरेट है, या स्पाइसी फूड है, या बहुत ज़्यादा पेट भर कर खाना खाना, ये जो है रिस्क फैक्टर है, मतलब इसकी वजह से इसोफेगस में चांसेस होते हैं स्वेलिंग होने के। अब सेकेंड जो रीज़न होता है वो होता है रिफ्लक्स। रिफ्लक्स का मतलब है कि पेट का जो एसिड है वो खाने वाली पाइप में जब आता है, तो वो एसिड जो है इसोफेगस की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको डैमेज करता है, उसको इरिटेट करता है, वहाँ पर स्वेलिंग होती है और इन्फ्लेमेशन होती है। और इसको GERD कहा जाता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, जो कि मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो नीचे वाला खाने वाली पाइप और पेट के बीच में स्फिंक्टर होता है, ओपनिंग होती है, वो अच्छे से बंद हो जाती है, तो खाने जो पेट का एसिड है वो खाने वाली पाइप में नहीं आता। लेकिन अगर ये जो स्फिंक्टर है ये प्रॉपरली क्लोज नहीं होता है, तो खाने का जो एसिड है वो पेट में आता है और फिर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। ऐसा ही होता है हाइटस हर्निया में, क्योंकि हाइटस हर्निया में भी जो ये एरिया होता है इसकी मसल्स वीक हो जाती हैं, और जो स्फिंक्टर है वो अच्छे से जो है क्लोज नहीं हो पाता। या किसी को सीवियर वॉमिटिंग हो, क्योंकि वॉमिटिंग जब आती है, उल्टी जब आती है, तो पेट का जो कंटेंट होता है वो ऊपर को आता है फोर्सफुली। तो वो वॉमिटिंग अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, बार बार आती है, तो उसकी वजह से भी जो है इसोफेगस की लाइनिंग जो है डैमेज होती है, इरिटेट होती है। स्ट्रेस की वजह से जो है पेट में एसिडिटी की बनने की जो क्षमता है वो इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब स्ट्रेस की वजह से पेट में एसिडिटी ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा एसिडिटी होगी तो रिफ्लक्स के थ्रू ज़्यादा एसिड जो है ईसोफेगस में आएगा, खाने वाली पाइप में, और वो वहाँ पर स्वेलिंग क्रिएट करता है। इसके अलावा होते हैं इन्फेक्शंस, कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, पैरासाइट्स हो,
लेकिन इन्फेक्शन की वजह से जो खाने वाली पाइप है, फूड पाइप है, उसमें स्वेलिंग तब आती है इन्फेक्शन की वजह से अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है। अगर बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती है तो ही इन्फेक्शन की वजह से फूड पाइप में स्वेलिंग होती है। इसके अलावा मान लीजिए कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, कोई ऐसा जैसे कि क्रॉन्स डिजीज़ होता है, क्योंकि क्रॉन्स डिजीज़ में क्या होता है कि पूरा जो आपका ट्रैक्ट होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, उसमें कहीं पर भी स्वेलिंग आ सकती है, मुंह से लेके एनस तक। तो अगर क्रॉन्स डिसीज होता है तो इसकी वजह से भी जो है फूड पाइप में इन्फ्लामेशन होती है। लेकिन ये इन्फ्लामेशंस में क्या होता है कि ये सारी लेयर्स इसमें अफेक्टेड होती हैं, तो इसमें वो है कि आगे जाके कॉम्प्लिकेशन के डर होते हैं, अल्सर्स होते हैं, फिस्टुला बन सकता है। तो पीछे क्योंकि सांस वाली पाइप होती है, ट्रेकिया होता है, तो फिस्टुला जो है फूड पाइप से मतलब ट्रेकिया के बीच में बन सकता है। इसके अलावा मान लीजिए कोई रेडिएशन थेरेपी ली है, किसी को कैंसर है, कोई कीमो करवाया है, कोई रेडिएशन थेरेपी करवाई है, तो उसकी वजह से डीएनए डैमेज होता है और जो टिश्यू है, डीएनए डैमेज की वजह से जो ऊसोफेगस का जो टिश्यू है वो भी डैमेज होता है, उसका इफेक्ट जो है उसके ऊपर आता है। एलर्जी भी एक कारण होता है फूड पाइप में स्वेलिंग होने का। अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट है या आप इनहेल करते हैं, उसमें कोई ऐसा मतलब प्रोडक्ट प्रेजेंट है मतलब जिससे आपको एलर्जी है, तो वो जो है उसमें स्वेलिंग क्रिएट करेगा फूड पाइप में। अगर मान लीजिए आपने कोई भी ऐसा फूड लिया जिससे आपको एलर्जी है, तो वो जैसे ही आप वो फूड को लेते हैं तो वो अंदर जाकर डैमेज क्रिएट करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं उसमें ईओसाइनोफिल्स जो सेल्स होते हैं वो एलर्जी को शो करते हैं। नॉर्मली ये ईओसाइनोफिल्स हमारे इसोफेगस में मतलब खाने वाली पाइप में नहीं होते, लेकिन अगर आपको एलर्जी होती है तो ये जो सेल्स होते हैं ये वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और ये सेल्स जो है ईओसाइनोफिल्स ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं और ये केमिकल्स जो है टिश्यू डैमेज करते हैं। तो इसकी वजह से अगर एलर्जी होती है तो उसको, क्योंकि इसमें ईओसाइनोफिल्स ज़्यादा होते हैं तो ईओसाइनोफिलिक ईसोफेजाइटिस बोल दिया जाता है। ये जेनेटिकली भी होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इस पे इफेक्ट होते हैं और ये किसी भी एज में स्टार्ट हो सकता है। मोस्टली बच्चों में छोटी एज में स्टार्ट होता है। इसमें होता क्या है, इसमें अगर मान लीजिए कि नॉर्मल जैसे एसिडिटी हुई, छाती में जलन हो रही है, पेन हो रही है, तो अगर एसिडिटी की मेडिसिन दी जाती हैं तो सिंपली एसिडिटी की मेडिसिन से कोई भी रिलीफ नहीं पड़ता है। और ये वैसे भी ब्लड टेस्ट में ईओसाइनोफिल्स जो है ईजिली जो है पता चल जाता है, क्योंकि जब भी हम सीपीसी करवाएंगे तो उसमें ईओसाइनोफिल्स जो है इंक्रीज आते हैं। और अगर मान लीजिए इन्फेक्शंस है, इन्फेक्शन तभी होगा अगर बॉडी की इम्यूनिटी जो है वीक होगी। इसमें जैसे कि हर्पीस है या फिर जैसे साइटोमेगालो वायरस है या कैंडियासिस है, मतलब इस सब में जो इन्फेक्शंस में जो है आपकी फूड पाइप में जो है स्वेलिंग हो सकती है, कि होती है। और इसमें क्या है कि इसमें सिम्टम्स जो है थोड़े से वेरी करते हैं कि किस प्रॉब्लम की वजह से फूड पाइप में स्वेलिंग हुई है। जो जैसे हार्ट बर्न है, जलन है, निगलने में दिक्कत हो रही है, डिस्फेजिया है, या एपिगैस्ट्रिक पेन मतलब पेट में बिल्कुल बीचों बीच में ऊपर की तरफ को दर्द होना, या जैसे वॉमिटिंग की फीलिंग होना, नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, तो ये तो कॉमन से सिम्टम्स हैं जो सब में ही होते हैं। इसके अलावा जैसे अगर मान लीजिए इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन कोई सीवियर है, ज़्यादा इन्फेक्शन है, क्योंकि इन्फेक्शन तभी हुआ कि बॉडी की इम्यूनिटी वीक है। इम्यूनिटी की वीक होने का मतलब है कि आपकी बॉडी उसके खिलाफ फाइट नहीं कर पा रही। फाइट नहीं कर पाई तो इन्फेक्शन धीरे धीरे करके स्प्रेड होगा तो वहाँ ज़्यादा इन्फ्लामेशन होगी, टिश्यू भी डैमेज होगा और हमारी बॉडी भी रिस्पॉन्स करेगी। तो दोनों फाइट करेंगे तो हमारी बॉडी के सेल्स भी डैमेज होंगे और जो टिश्यू है वो भी डैमेज होगा। तो ये क्या है, ये आगे जाके अल्सर्स बन सकते हैं या फिर इसमें मतलब आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं अगर इन्फेक्शन जो है स्प्रेड होने से नहीं रुकेगा। और एलर्जी में क्या होगा, जैसे ही आप वो वाला फूड लेंगे जिससे आपको एलर्जी है तो आपको चोकिंग होगी, गैगिंग होगी और खाना जो ऐसा लगेगा स्टक हो गया, खाना जो है फंस जाएगा, फूड इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, मतलब खाना स्टक हो जाता है। ऐसा एलर्जीज में होता है। हर्पीस की वजह से भी अगर इन्फ्लामेशन होती है तब भी ऐसा होता है। स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन फूड पाइप में इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो नेचुरल सी बात है कि फीवर भी होगा, हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स इन्फेक्शन में शो करती है।
उसमें मुंह में छाले भी हो सकते हैं, माउथ अल्सर हो सकते हैं। और इसके अलावा जैसे खांसी है या फिर आवाज़ का भारी होना, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकती है, या फिर जैसे मुंह में से बैड स्मेल आती है। बाकी तो डिपेंड करता है, ये लक्षण उतने ज़्यादा सीवियर होंगे जितनी ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम के कारण के अकॉर्डिंग जो है सिम्टम्स में क्या कॉम्प्लिकेशन आएगी वो वेरी करता है। जैसे मैंने बताया GERD, ये रिफ्लक्स डिजीज है, उसमें बार बार एसिड ऊपर आ रहा है, बार बार आएगा तो इसोफेगस में स्कारिंग होगी, निशान पड़ जाते हैं। जितना ज़्यादा इन्फेक्शन होगा उतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी, जितना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी उतनी ज़्यादा स्कारिंग होगी तो निशान पड़ेंगे, टिश्यू जो है टाइट हो जाएंगे। हो सकता है कि खाने वाली पाइप की जो ओपनिंग है, जो डायमीटर है, वो भी धीरे धीरे करके कम हो जाता है अगर ये चीज़ क्रॉनिक होती है, लंबे समय तक रहती है। ऐसे अगर अल्सर्स हैं, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज में होता है, अल्सर्स डीप होंगे तो फिस्टूला बन जाएगा, मतलब परफोरेशन हो जाएगी खाने वाली पाइप में। और फिस्टूला तो फिर पता ही है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है दो बॉडी पार्ट्स के बीच में। इसके अलावा जैसे कि एक्लेशिया है, इसमें क्या होता है कि जो फूड पाइप है, जैसे वो स्फिंक्टर, जैसे GERD में होता है कि वो रिलैक्स रहता है, ओपन रहता है, बट इसमें जो है ओपन नहीं हो पाता प्रॉपरली। तो क्या, वो जो भी आप खाएंगे वो खाने वाली पाइप में इकट्ठा होता रहेगा, फिर आगे जाके उसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं और ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। अब इसमें अगर हुआ है, इन्फ्लेमेशन अगर हुई है खाने वाली पाइप में, तो क्यों हुई है? पहले तो मैंने बता दिया कि इन्फेक्शन आपको होगा, बॉडी की इम्यूनिटी वीक होगी, वो फाइट नहीं कर पा रही। या जैसे मैंने आपको बताया है कि जो खाने वाली पाइप है उसके सेल्स जो है कॉन्टीन्यूसली चेंज होते रहते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं, वो टाइटली एक दूसरे के साथ पैक्ड होते हैं, कोई भी एसिड उसमें एंट्री नहीं कर पाता। लेकिन अगर सेल्स डिस्ट्रॉय जो हो रहे हैं वो ज़्यादा है उनकी कैपेसिटी, और न्यू सेल्स बनने की कैपेसिटी कम है। और इसके अलावा जैसे ईसोफेगस जो खाने वाली पाइप होती है उसमें म्यूकस की एक लेयर होती है जिसकी वजह से एसिड जो है उसकी लेयर को डैमेज नहीं कर पाता। सलाइवा है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। लेकिन अगर एसिड बहुत ज़्यादा है या इन्फेक्शन कोई स्ट्रॉन्ग है या स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो एकदम से उस पर डैमेज करेगा, ये डिफेंसिव मैकेनिज्म जो है कम पड़ जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन होगा, कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, वो स्टक हो जाएगा वहाँ पर और मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा, मतलब एक से ज़्यादा बनना शुरू करेगा धीरे धीरे करके, और वहाँ पे पूरा डिस्ट्रक्शन कर देगा। और एसिड है, एसिड अगर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना लाइनिंग के ऊपर डिफेक्ट करेगा, उसको रप्चर करेगा, उस पर डैमेज करेगा, तो उतना ही ज़्यादा इन्फ्लामेशन होगी। और अगर हम अपनी हैबिट्स को नहीं चेंज करते, बहुत ज़्यादा फ्राइड खाते ही रहेंगे, पेट भरकर खाना खाएंगे, और उसकी वजह से भी जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा एग्रावेट होते हैं, मतलब ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये तो था आपको इसोफेगस के बारे में, उसकी स्वेलिंग के बारे में बताने का मैंने थोड़ा सा। हाँ, इसमें जो टेस्ट है, जैसे एक्सरे है, बेरियम मील है, सिटी स्कैन है, या जैसे अगर आपकी जो खाने वाली पाइप है अगर उसकी मूवमेंट, क्योंकि मूवमेंट अगर प्रॉपर नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, तो ही जो स्फिंक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे आपका लोअर स्फिंक्टर अब रिलैक्स नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो नेचुरल सी बात है कि जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है फूड पाइप की, वो प्रॉपर नहीं हो रही है, मसल्स आपकी वीक हैं। तो इसके लिए भी टेस्ट होता है, मैनोमेट्री करवाई जाती है, जिससे कि ये पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होती है उसको चेक किया जाता है। लेकिन इसमें मेन बेसिकल है कि डाइट को तो आपको ठीक करना ही पड़ेगा अपनी ना, और स्ट्रेस की वजह से एसिड ज़्यादा बनता है बॉडी में, तो खुश रहने की कोशिश करें और खुश रहें। इसमें लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल होता है एसिडिटी में। यूसोफेगस की कोई भी प्रॉब्लम है खाने वाली पाइप से रिलेटेड, तो इसमें जो है लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर आप पानी कम पिएंगे, स्पाइसी खाएंगे, फ्राइड खाएंगे, अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा रहे हैं, बार बार खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको एग्रावेट करती हैं, प्रॉब्लम को बढ़ाती हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश आपको खाने वाली पाइप में, फूड पाइप में स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन के बारे में बताने के लिए, एसोफेजाइटिस के बारे में बताने के लिए। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।